कान खोल करके सुन लो, ये जो संविधान इतना महान बना है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर का साथ दिया है। आइंदा इलेक्शन नहीं होंगे, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, ये तुम ध्यान रखो। बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी किताब से नफरत करते हैं तो वो है भारत का संविधान। प्रधानमंत्री ने कितने अहंकार में कहा, खुद बाबा साहब आ जाएं तो संविधान बदल नहीं सकते। ये किस बात का चैलेंज आप दे रहे हैं बाबा साहब को? क्योंकि जब चुनाव खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, रसिया के पुतिन का राज हो जाएगा, किम जोंग का राज हो जाएगा, तो क्या जरूरत है चुनाव कराने कि हिंदुस्तान का संविधान जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए ये मैच फिक्सिंग की जा रही है। तो लगता ये है कि 400 पार का ये नारा इसलिए दे रहे हैं कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान जो है देश का सबसे पवित्र किताब है और उस पवित्र किताब को खत्म करने के लिए भाजपा के सभी प्रत्याशी खुलेआम बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म किया जाएगा जब मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। इस पे मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आम्बेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस चुनाव में संविधान बचेगा या नहीं बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष की तरफ से देखिए तो उनके लिए चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैलियों में गारंटी देने लगे हैं कि संविधान नहीं बदलेगा। मोदी विपक्ष के किसी मुद्दे पर सीधे जवाब नहीं देते, लेकिन अब उन्होंने भी संविधान पर बोलना शुरू कर दिया है। वे बेरोजगारी, अग्निवीर, महंगाई पर नहीं बोलते, लेकिन संविधान के बदलने के आरोपों पर बोलने लगे हैं। मानिए या ना मानिए, संविधान 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। संविधान की यह किताब जो हर भारतीय के नागरिक जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी गारंटी है, क्या इसका भविष्य खतरे में है? इसे लेकर इस चुनाव में घमासान बहस हो रही है। बिहार के गया जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने एक विचित्र बात कह दी। क्या आपका ध्यान उस बात पर गया? मोदी कहते हैं कि संविधान सभा के सदस्य थे, उनमें से 80-90% सनातनी थे जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का साथ दिया है। क्या यह पंक्ति कोई साधारण पंक्ति है? क्या यह पंक्ति संविधान को देखने की अलग व्याख्या नहीं करती? क्या एक बड़े बदलाव की मांग नहीं कर रही है? क्या प्रधानमंत्री कुछ अलग नहीं बोल रहे? हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आप सुन लीजिए और पूछिए कि सनातनी का क्या मतलब है। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर का साथ दिया है। आज के वीडियो में शुरू से अंत तक कई उदाहरणों और बयानों के आधार पर आपको बताएंगे कि संविधान बदलने से पहले उसकी भावनाओं और मर्यादाओं के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या संविधान बदलने की बात बेबुनियाद है? इसे टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? यही है कि अभिव्यक्ति की आजादी की क्या हालत है, देख लीजिए।
हम और आप तो कहते ही रहते हैं, जानते भी हैं, लेकिन सोचिए यह हालत हो गई है कि अब ट्विटर कंपनी चुनाव आयोग को अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पढ़ा रही है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? लेकिन यह हालत ऐसी क्यों हुई? चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के पोस्ट और पोस्टर हटाने के लिए ट्विटर को नोटिस भेजा। इसमें बीजेपी के नेता का भी पोस्ट था। आप जानते हैं कि ट्विटर को ही अब एक्स कहा जाता है। एक्स ने पूरी दुनिया को ट्वीट कर बता दिया कि भारत के चुनाव आयोग ने जिस पोस्ट और पोस्टर को हटाने का निर्देश दिया है उससे वह सहमत नहीं है। एक्स ने लिखा है, और मैं पढ़ रहा हूं, कि चुनाव आयोग ने एक्स को टेक डाउन करने के ऑर्डर दिए हैं। इन पोस्ट्स को चुने हुए प्रतिनिधियों, राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों ने जारी किया है। हमने ऑर्डर की मानना करते हुए इन पोस्ट को चुनाव तक रोक दिया है, मगर हम ऐसी कार्रवाई से सहमत नहीं हैं और मानते हैं कि इस तरह के पोस्ट और राजनीतिक टिप्पणियों को भी अभिव्यक्ति की आजादी मिलनी चाहिए। एक्स ने लिखा है कि पारदर्शिता बनाए रखते हुए हमने प्रभावित यूजर्स को इसके बारे में जानकारी दे दी है। हम चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए टेक डाउन ऑर्डर यहां पोस्ट कर रहे हैं और आयोग से अपील करते हैं कि आने वाले समय में अपने सभी टेक डाउन ऑर्डर प्रकाशित करें। यह लेक्चर दे दिया ट्विटर कंपनी, जिसे अब एक्स कहते हैं, कि चुनाव आयोग जो ऑर्डर उसे देता है वह भी प्रकाशित करे। ट्विटर के इस जवाब ने सारी दुनिया में इसे उजागर कर दिया। कम से कम चुनाव आयोग को अपनी तरफ से सार्वजनिक करना चाहिए था। इससे पारदर्शिता बनी रहती और ट्विटर को यह कहने की नौबत नहीं आती। हालत यह हो गई है कि ट्विटर, जो अब एक्स है, वो कह रहा है कि चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया है उससे सहमत नहीं। इन पोस्ट और राजनीतिक टिप्पणियों को भी अभिव्यक्ति की आजादी मिलनी चाहिए। इससे क्या छवि बन गई चुनाव आयोग की, उस आयोग की जिसकी पूरी दुनिया में धाक हुआ करती थी। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ बाकायदा उसी पोस्टर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गई जिसे हटाया गया, और उस पोस्टर को भी जिसके खिलाफ शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई, और सीधा एक्स को बोलकर हमारी एक ट्विटर पोस्ट को हटवा दिया। एक्स ने भी, जो कंपनी एक्स है, उन्होंने भी हमें चिट्ठी लिखकर बहुत दुख जाहिर किया कि हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया जा रहा और हमारी पोस्ट को हटाया जा रहा है। ऐसा क्या था उस पोस्ट में? ये है वो पोस्ट। क्या झूठ है इस पोस्ट में, सच है इस पोस्ट में। इसमें लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्कैम था। इसमें लिखा है कि इस स्कैम के जरिए 60 करोड़ रुपए शरद रेड्डी ने भाजपा को दिए। वो शरद रेड्डी जिसको भाजपा साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बता रही थी, उससे 60 करोड़ लिया, जिसके बाद वो एक सरकारी गवाह बना। यहां तो दोष साबित भी नहीं हुआ, इसकी कंप्लेंट भी की, पर ये भाजपा के इलेक्शन कमीशन को दिख नहीं रहा, आंखें बंद हो गई हैं उनकी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि अचरज की बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो पोस्ट था उसे हटाने का निर्देश दिया गया। इसमें चुनाव आयोग को क्या गलत लगा होगा? चुनाव आयोग को जरूर बताना चाहिए था कि एक्स के जवाब पर उसका क्या कहना है। जिस तरह से रहस्यमयी तरीके से यूट्यूबर को टारगेट किया जा रहा है, उससे भी साफ है कि जो भी बोल रहा है, सरकार से पूछ रहा है, वो निशाने पर है। अगर ईवीएम को लेकर कोई रिपोर्ट कर रहा है तो और भी निशाने पर है। अगर ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे वो लोग उठा रहे हैं तो वही बंद कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा सोहित मिश्रा जी के वीडियो पर हुआ। उनके ईवीएम वीवीपैट से जुड़े 4 वीडियो को मोनेटाइजेशन बंद किया गया। स्वतंत्र पत्रकार व क्रिएटर मेघनाथ जी, उनके 4 लाइव स्ट्रीम वीडियो का मोनेटाइजेशन बंद किया गया। तो ये एक पैटर्न है, और पैटर्न ये है कि हर व्यक्ति जो सरकार के लिए क्रिटिकल होगा, जो सरकार से सवाल पूछेगा, जो असहज सवाल पूछेगा, जो इनकी कलई खोलेगा, जो इनके काले कारनामों में से पर्दा उठाएगा, जो इनके झूठ का पर्दाफाश करेगा, हर उस व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाएगा। और एक यूट्यूबर के लिए प्रताड़ित करने का सबसे अच्छा तरीका है या तो चैनल बंद कर दो या मोनेटाइजेशन बंद कर दो।
आए दिन लोग हमसे भी कहते हैं कि संभल कर चलिए, आपका भी YouTube चैनल कभी टारगेट हो सकता है, बंद किया जा सकता है। तो इस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं और प्रधानमंत्री गारंटी दे रहे हैं। किसे गारंटी दे रहे हैं और किस बात की गारंटी दे रहे हैं? क्या यह काफी नहीं है समझने के लिए कि जब आज भारत में चुनाव इस तरह से हो रहा है तो कल होने वाला चुनाव किस तरह से होगा? चुनाव आयोग के बारे में ट्विटर इतनी बड़ी बात बोल दे, चुनाव आयोग को तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। उसे बताना चाहिए था कि इस तरह के नोटिस किस किस के खिलाफ गए हैं, किस किस प्लेटफॉर्म को भेजे गए हैं, ताकि पूरे देश को पता चले कि चुनाव आयोग किस पर और कितनी बराबरी से नजर रख रहा है। बोलने की अभिव्यक्ति की हालत का हम आपको एक नमूना देना चाहते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के खाते फ्रीज होने के बाद 1 अप्रैल को इंडियन एक्सप्रेस में दामिनी नाथ ने 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों से बात की। इनमें 2 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने अपनी पहचान जाहिर नहीं की, नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव से छेड़छाड़ कर सकती हैं। चुनाव आयोग को कम से कम एजेंसियों से मुलाकात करनी चाहिए और जानना चाहिए कि यह कार्रवाई चुनाव के बाद तक क्यों नहीं रुक सकती है। क्या आपने एक बात नोट की? चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर हुए 2 लोग अपना नाम सार्वजनिक नहीं करते हैं। डर का यह लेवल है। यह कब हुआ इस देश में? जो भी इस पद से रिटायर होता था अपने नाम और चेहरे के साथ ताज जिंदगी खुलकर बोलता रहता था। चुनावों की अधिसूचना जारी होने से ठीक पहले अरुण गोयल चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे देते हैं। इन्हीं की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें चुनाव आयुक्त ऐसा चाहिए जो प्रधानमंत्री की भी जांच कर दे, किसी का यस मैन ना हो। विपक्ष लगातार कमजोर कर दिया गया है। गोदी मीडिया ने विपक्ष क्या, जनता की आवाज को ही बेदखल कर दिया है। उसके मंच पर केवल पार्टियों की आवाज है और पार्टियों में भी मुख्य रूप से बीजेपी की आवाज है। यही कारण है कि विपक्षी दल के नेता अभी से ही इसे अंतिम चुनाव बताने लगे हैं। लेकिन जिस तरह से चुनाव दिखाई दे रहा है उसमें विपक्ष को गायब कर दिया गया है। करीब करीब उससे यही लगता है कि बिना विपक्ष या नाम के विपक्ष का लोकतंत्र बनाया जा रहा है। यही सबसे खतरनाक संकेत है। इस आहट पर सतर्क हो जाने की जरूरत है। दिसंबर के महीने में 100 से अधिक सांसदों का निलंबन क्या संविधान की भावना के अनुरूप हुआ? क्या तब भी कुछ भी आपके नजर में नहीं खटका कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था? मणिपुर जलता रहा, मणिपुर के विधायकों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात तक नहीं की। क्या यह संवैधानिक मर्यादाओं के अनुकूल था? प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर चुनाव प्रचार करने तक नहीं गए। 10 साल में कई राज्यों में विपक्ष की चुनी हुई सरकारें गिरा दी गईं। विपक्षी राज्यों में राज्यपाल राज्य के काम में अड़ंगा डालने लगे हैं। कृषि कानून को जल्दबाजी में पास किया गया। 1 साल तक आंदोलन चला, तब वापस हुआ। राहुल गांधी की सदस्यता गई, बहाल हुई। महुआ मोइत्रा को निलंबित किया गया। इसी सदन में रमेश बिधूड़ी बीजेपी के सांसद द्वारा दानिश अली को अपशब्द कहने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे कुछ दिनों बाद पार्टी ने उन्हें राजस्थान में चुनाव का प्रभारी बना दिया। इसी दिसंबर में 100 से अधिक सांसद निलंबित कर दिए गए और उनके बिना कई बिल पास हुए। मोदी राज के 10 साल में 400 से अधिक सांसद और विधायक दूसरे दलों से बीजेपी में आए। कई तो ईडी के छापे के बाद आए हैं और कई ईडी के डर से आ गए हैं। क्या यह काफी नहीं है कि संविधान को खतरा है या नहीं? इस बात को समझने के लिए विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना, जमानत का विरोध करना, क्या यह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है? क्या यह चुनाव बराबरी का चुनाव हो रहा है? आप अपने शहर में घूम जाइए, चारों तरफ बीजेपी की ही होर्डिंग नजर आएगी। बीजेपी के होर्डिंग में भी आपको उम्मीदवार का फोटो कम दिखेगा। ज्यादातर होर्डिंग में आपको मोदी का ही फोटो नजर आएगा। आप अपने ही शहर में एक चक्कर लगाइए और देखिए कि विपक्ष के उम्मीदवार की होर्डिंग कितनी दिखती है और बीजेपी की कितनी। हर तरफ बीजेपी ही दिखाई दे रही है। जाहिर है आज बीजेपी के पास किसी भी एक दल से कई गुना ज्यादा पैसा है, कई हजार करोड़। क्या आपको यह अंतर नहीं दिखाई दे रहा? क्या कुछ भी नहीं खटक रहा कि यह क्या हो रहा है? आखिर यह सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि अखबारों में विपक्ष का प्रचार कहां है? अखबार विपक्ष का प्रचार छापने से मना क्यों कर रहे हैं? नगरों में विपक्ष की होर्डिंग बीजेपी से कम क्यों है? तब जनता को कैसे पता चलेगा कि विपक्ष का उम्मीदवार कौन है? आपको याद होगा देश के गृह मंत्री ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा साहब 50 साल तक बीजेपी राज करेगी। 50 साल तक। कहां से आई ये बात उनके दिमाग में? क्या योजना है उनके मन में?
चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता तय करती है। तो 50 साल तक बीजेपी राज करेगी, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी 1000 साल के टर्म में बात करने लगे हैं। चुनाव 2024 का हो रहा है, कल्पनाएं 2047 की पेश की जा रही हैं। ये क्या है? आज के मुद्दों को आने वाले 25 से 100 साल के सपने से भटकाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ फिक्स है, अब बस सपना दिखाना रह गया है। विपक्ष अभी ही नहीं दिखाई दे रहा है। बिना मजबूत विपक्ष के इस लोकतंत्र की बुनियाद कैसी हो जाएगी, जरा सोचिए। जो हाल अभी संस्थाओं का हो गया है, उससे बुरा हाल अब क्या होगा। 6-6 साल तक बिना किसी ठोस सबूत के लोग जेलों में डाल दिए गए। किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष का आरोप हवा में नहीं है। जॉन द्रेस जैसे अर्थशास्त्री ने एक इंटरव्यू दिया है। द्रेस कह रहे हैं कि 5 साल पहले अरुंधति रॉय ने कहा था 2019 का चुनाव फेरारी और कुछ साइकिलों के बीच है। द्रेस का कहना है कि आज भी यह बात लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट के कारण अब पता तो चल गया है कि फेरारी में पेट्रोल कॉरपोरेट भरवा रहा है और राजद, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर आम आदमी पार्टी साइकिल के समान हैं, जिन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अरुंधति रॉय ने 2019 में ही इस गैर बराबरी को नोटिस कर लिया था। उस समय ही गोदी मीडिया के चैनलों और अखबारों से विपक्ष को गायब कर दिया गया था। आज यह अंतर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। गोदी मीडिया में कहीं कोई खोजी खबर नहीं होती। सरकार का जो भी दावा होता है, जो बयान होता है, बिना किसी सवाल चुनौती के छापा और दिखा दिया जाता है। कृषि कानून जब लाया गया तो किसानों को ही पता नहीं था। आज तक रहस्य है कि इसे अध्यादेश के जरिए क्यों लाया गया। इतनी जल्दी क्या थी? संसद में बहस के बाद ही लाया जाता। कई किसान संगठनों ने कहा उन्हें पता तक नहीं कि ऐसा कानून आ रहा है। हम आपको एक किस्सा याद दिलाना चाहते हैं। उस समय नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने 11 मई 2020 को, ठीक से डेट नोट कीजिए, 11 मई 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख लिखते हैं और छपता है। इसका शीर्षक है अभी नहीं तो कभी नहीं। अमिताभ कांत लिखते हैं कि ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा, उसे कदम बढ़ा देना चाहिए। इस लेख में अमिताभ कांत कृषि क्षेत्र में उन सुधारों की बात करते हैं और 5 जून 2020 को अध्यादेश सरकार ले आती है। अमिताभ कांत ने अपने लेख में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेकर मंडी से बाहर उपज के बेचने पर लगी पाबंदियों को हटा देने की बात कही थी। कृषि कानूनों में इन्हीं की झलक थी। उस समय अमिताभ कांत लिखते हैं कि ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। क्या इसी तरह के मौके के लिए 400 सीटों का इंतजार किया जा रहा है? बात बात में बड़े निर्णय की बात कही जा रही है। यह बड़ा निर्णय क्या है जिसके बारे में प्रधानमंत्री संसद से लेकर सभाओं में बात कर रहे हैं? क्या इसी से आशंका गहरा रही है कि संविधान को खतरा है? बड़ा निर्णय को लेकर कुछ भी आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा रहा है, बस इसे लेकर तमाम तरह की कल्पनाएं और अफवाहें फैलती जा रही हैं। कुछ से कुछ लोग कल्पना कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं। उन्हें ही बताना चाहिए और विपक्ष को पूछना चाहिए कि आपकी नजर में वो बड़ा निर्णय क्या है जिसकी बात आप कर रहे हैं। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। साथियों, पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार ने वो काम किए हैं जिन्हें पहले असंभव माने जाते थे। आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिर्फ भाजपा के पास है, एनडीए के पास है। विवेक देबरॉय का नाम आप जानते होंगे। ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं, अर्थशास्त्री हैं। ये जनाब तो 2022 में बोल चुके हैं कि हमें संविधान में बड़े बदलाव की जरूरत है। 2023 में तो बाकायदा मिंट अखबार में इन्होंने लेख लिख दिया कि भारत को नए संविधान की जरूरत है। ये जनाब लिखते हैं कि हमें 1950 में जो संविधान मिला था वो तो अब हमारे पास नहीं है। कई बार संशोधन हो चुका है, हमेशा अच्छे के लिए नहीं हुआ है।
1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेसिक ढांचा नहीं बदल सकता। वे कहते हैं कि संविधान ज्यादातर ब्रिटिश हुकूमत के बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। अब कुछ संशोधनों से काम नहीं चलेगा, नया संविधान बनाना होगा, नई प्रस्तावना लिखनी होगी। यह सवाल पूछना होगा कि धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अब क्या मतलब है। सोचिए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य इस तरह की बात कर रहा है, उसे न्याय और स्वतंत्रता का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। यह उसकी जबान नहीं फिसली थी, अनायास बयान नहीं था, बल्कि सोच समझकर अखबार में लिखा गया था और छापा गया था। जरूर विवेक देबरॉय के बयान पर आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा हमारा मत नहीं है, लेकिन इनके देबरॉय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप अनंत हेगड़े, अरुण गोविल, लल्लू सिंह के संविधान बदलने की बात को हवा में नहीं देख सकते। यह पैटर्न है, इनके भीतर दबी हुई इच्छा नहीं है। क्या पता भीतर भीतर यही सब चलता हो जो इन बयानों के जरिए अब बाहर आने लगा है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से लेकर उद्धव ठाकरे, मायावती से लेकर ममता बनर्जी, संजय सिंह से लेकर स्टालिन तक, हर किसी के भाषण में यही है कि 2024 का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। अब प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार के गया और राजस्थान के बाड़मेर की सभा में विस्तार से इस पर बोलने लगे हैं कि गारंटी देता हूं संविधान नहीं बदलेगा। बाड़मेर की सभा में यहां तक कह गए कि खुद बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएं तो वे भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। और जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब अंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है। मोदी अपनी गारंटी दे रहे हैं, मगर उनके सांसद, उम्मीदवार, नेता संविधान बदलने की बात किए जा रहे हैं, उन्हें चुप कराने की गारंटी नहीं दे सके। वैसे भी अजीब बयान था, खुद बाबा साहब भी चाहेंगे तो संविधान नहीं बदल सकते। लेकिन बाबा साहब ऐसा क्यों चाहेंगे? शायद प्रधानमंत्री मोदी अपनी गारंटी को बड़ा करना चाहते थे कि संविधान नहीं बदला जाएगा। लेकिन विपक्ष इसी बात से शांत नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि आखिरी चुनाव हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कितने अहंकार में कहा, खुद बाबा साहब आ जाएं तो संविधान बदल नहीं सकते। ये किस बात का चैलेंज आप दे रहे हैं बाबा साहब को? बाबा साहब ने तो एक बच्चे को जन्म दिया है संविधान के रूप में, उसका कत्ल वो क्यों करेंगे? वो क्यों कोई बदलाव करेंगे? इसका मतलब बदलाव की मंशा आपके और आरएसएस के और संघ के मन में और नागपुर में बैठे हुए लोगों के मन में है। और इसीलिए देश का गृह मंत्री खुलेआम कह रहा है 50 साल तक देश पे राज करूंगा, क्योंकि जब चुनाव खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, रसिया के पुतिन का राज हो जाएगा, किम जोंग का राज हो जाएगा, तो क्या जरूरत है चुनाव कराने की? भारत के प्रधानमंत्री घूम घूम के 400 सीट मांग रहे हैं, उनके सांसद, उनके नेता घूम घूम के 400 सीट मांग रहे हैं। ये 400 सीट उनको अपने काम पे नहीं चाहिए, इस बात पे भी नहीं चाहिए कि उन्होंने बेरोजगारों के लिए क्या किया, नौकरियां दी कि नहीं दी, महंगाई कम किया कि नहीं किया, किसानों की आय दोगुना हुई कि नहीं हुई, सबको पक्का मकान मिला कि नहीं मिला, काला धन आया कि नहीं आया, 15 लाख खाते में गया कि नहीं गया। इन सवालों पे वो चुनाव में वोट नहीं मांग रहे, अपने किसी काम की चर्चा नहीं करते। इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार हो, चाहे नोटबंदी का भ्रष्टाचार हो, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करते वो। चाहे पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ माफ करना हो, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं। क्या 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। उधर राजस्थान के चुरू के रतनगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा के लिए प्रचार कर रहे थे जिग्नेश मेवाणी। जिग्नेश मेवाणी ने आक्रामक शैली में कह दिया कि संविधान और अंबेडकर को लेकर बीजेपी पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। आज यहां पर दलित समाज के भी कुछ साथी उपस्थित हो गए हैं कि नहीं? बहुत सारे हैं। उनको 3 बात कहना चाहता हूं, याद रखिएगा। एक, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी नेता से नफरत करते हैं। सुन लीजिएगा, बीजेपी
और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी नेता से नफरत करते हैं तो उनका नाम है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर, याद रखिएगा। नंबर 2, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी किताब से नफरत करते हैं तो वह है भारत का संविधान। बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी नीति और योजना के खिलाफ खड़े हैं तो वो है आरक्षण की योजना। इस 3 बात को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिन दलितों के लिए भी बहुत खतरनाक आने वाले हैं। सबको पता है कि विपक्ष इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है कि लोकतंत्र अब नहीं बचेगा, संविधान को खतरा है। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार क्यों बयान दिए जा रहे हैं? 9 मार्च को अनंत हेगड़े का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे कहते सुने जा सकते हैं कि संविधान में संशोधन करना होगा क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने कुछ अनावश्यक बदलाव करके इसे बुनियादी रूप से बदल दिया है। खासकर हिंदू समुदाय से जुड़े कानून, अगर यह सब बदलना है तो यह 2/3 बहुमत के बिना नहीं किया जा सकता। मोदी ने कहा, अब की बार 400 पार, 400 से ऊपर क्यों? हमारे पास लोकसभा में 2/3 बहुमत है, राज्यसभा में हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है। हमारे पास छोटा बहुमत है, राज्य सरकारों में हमारे पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 से अधिक सीटें जीतने से राज्यसभा में बहुमत हासिल करने और 2/3 राज्यों में सत्ता में आने में मदद मिलेगी। अनंत हेगड़े के बयान को भाजपा ने निजी बयान बताकर किनारा कर लिया। उनका टिकट भी कट गया, लेकिन साफ नहीं कि इस बयान के कारण टिकट कटा या जनता में नाराजगी बढ़ गई। इस कारण से 10 मार्च को राहुल गांधी ने इस बात पर आक्रामक अंदाज में ट्वीट कर लिखा कि भाजपा सांसद का बयान कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहब के संविधान को खत्म करना है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहते हैं। हम आजादी के नायकों के सपनों के साथ ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने 11 मार्च को भी ट्वीट किया और कहा कि भाजपा सांसद के संविधान बदलने वाले बयान पर नरेंद्र मोदी की चुप्पी खतरनाक है। अब चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच है। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे बब्बर शेर है, उनका सेंट्रल रोल है, क्योंकि ये विचारधारा आपके खून के अंदर है, आपके डीएनए में है, आपकी हर सोच में, हर काम में ये आइडियोलॉजी, कांग्रेस पार्टी की सोच भरी हुई है। देश की जनता को बताइए कि बीजेपी हिंदुस्तान पर आक्रमण कर रहा है, आइडिया ऑफ इंडिया को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हेगड़े का बयान 9 मार्च का था। उसके बाद भाजपा ने निजी बयान बताकर किनारा किया। तब फिर बीजेपी के नेता तरह तरह से क्यों बोल रहे हैं कि संविधान बदलेगा, बड़े निर्णय करने हैं, इसलिए 400 सीटें चाहिए। 15 अप्रैल को मेरठ में बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल ने भी एक पत्रकार के पूछे जाने पर इसकी तरफ इशारा कर दिया। संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई ख़राब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियाँ उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियाँ कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना, सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। जब भी इस तरह का बयान आता है इसे मैनेज किया जाता है, मीडिया में फिर से बयान दिलवाकर खंडन करवाया जाता है। अरुण गोविल ने एक चैनल से कह दिया कि जब मोदी जी ने कह दिया है तो बात खत्म हो जाती है। यही नहीं, फैजाबाद से बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह ने तो अंबेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल को ही संविधान बदलने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने हैं। सरकार तो 272 पर भी चल जाती है, लेकिन 272 की सरकार संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए होता है या नया संविधान बनाना है। इसलिए यहां भी आ गया, नया संविधान बनाना है। 14 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नागपुर में सभा कर रहे थे।
उस सभा में उन्होंने विस्तार से इस पर बोला और कहा कि यह चुनाव आखिरी चुनाव हो सकता है। 400 सीटों के दावे के पीछे का इरादा सही नहीं लगता है। ये लोग फिर दोबारा अगर गलती से चुन के आए, बीजेपी और आरएसएस के जितने भी सपोर्टर्स हैं, आइंदा इलेक्शन नहीं होंगे, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, ये तुम ध्यान में रखो। ये डिक्टेटर है, ये हुकुमशाही के लोग हैं, ये जमहूरियत में विश्वास नहीं रखते, ऐसे लोग हैं। क्या ऐसे लोगों को आप चुनेंगे? आप संविधान को बचाएंगे या नहीं? अरे सब बोलो बीच में, उधर बचाएंगे, संविधान को हम बचाएंगे, उसी के साथ जमहूरियत को, लोकशाही को, हम सब लोकशाही को बचाएंगे, बचाएंगे। विपक्ष का यह आरोप सही है कि प्रधानमंत्री को अपने पक्ष से आ रही आवाजों को चुप कराना चाहिए, उस पर बोलना चाहिए, लेकिन वे विपक्ष का नाम लेकर बिहार के गया की रैली में सफाई देने लग गए कि संविधान नहीं बदलेगा। उन्होंने कह दिया कि संविधान सभा के 90% सदस्य सनातनी थे। बार बार इस तरह से संविधान सभा के सदस्यों की पहचान की व्याख्या, क्या बदलाव नहीं है, क्या बदलना नहीं है? संविधान सभा के सदस्य क्या सनातनी होने की पहचान लेकर वहां डिबेट कर रहे थे? और जो लोग सनातन को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी, उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे। और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आंबेडकर का साथ दिया है। 1947 में भारत बंट गया, धर्म की पहचान की राजनीति ने देश को बांट दिया। तब भी संविधान सभा के 389 सदस्यों ने 165 दिनों तक बहस की। एक बार भी इस देश की पहचान, इस देश के भावी नागरिकों की पहचान धर्म के आधार पर तय नहीं की। प्रधानमंत्री इसी संविधान सभा के सदस्यों को सनातनी बता रहे हैं। उनका मकसद क्या है? संविधान सभा के इतिहासकारों को प्रधानमंत्री की इस बात को नोट करना चाहिए। दुनिया भर में लोगों की निगाह भारत के चुनाव पर है। क्या इस चुनाव के बाद भारत का संविधान बदल जाएगा? लोकतंत्र रहेगा या नहीं, या एक पार्टी का लोकतंत्र बनकर रह जाएगा? मुख्य रूप से बात जो है वो तथ्यों की है। जब भारत का संविधान बन रहा था तो उस प्रक्रिया में एक तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है 17 अक्टूबर 1949। ये वो तारीख है जिस दिन संविधान की उद्देशिका के ऊपर बहस चल रही थी, और उस बहस के दौरान संविधान सभा के एक सदस्य श्री एच.वी. कामत ने एक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मूल रूप से जो उद्देशिका संविधान सभा में चर्चा के लिए रखी गई थी, उसकी शुरुआत हो रही थी हम भारत के लोग से, लेकिन संविधान सभा के सदस्य श्री एच.वी. कामत ने एक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि हम भारत के लोग के पहले कुछ और शब्द जोड़े जाएं, और वो शब्द थे ईश्वर के नाम पर। जो संशोधन संख्या 430 प्रस्तुत की गई थी, उसमें उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि वी शुड स्टार्ट द प्रियम्बल बाय सेइंग इन द नेम ऑफ गॉड वी द पीपल ऑफ इंडिया। उनका ये मानना था कि अपनी आस्थाओं को केंद्र में रखे बिना हम शायद अपने संविधान को पूरा नहीं कर सकते हैं, ये उनका कहना था। इस बात पे काफ़ी बहस हुई, इस बात पे काफ़ी चर्चा हुई, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब से 75 साल पहले, यानी कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ, और उसके पहले जो पूरी प्रक्रिया थी संविधान की बहस की, उस वक्त भी संविधान सभा में जो लोग थे उनमें 94% हिंदू थे, और उस पूरी प्रक्रिया में हमको दिखाई देता है इसके बावजूद भारत का संविधान जो है वो एक मानवता पर आधारित संविधान बना,
और उसमें किसी एक धर्म विशेष की आस्था को जो है वो केंद्रीय स्थान नहीं दिया गया। यही भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा सम्मान अगर मैं कहूं तो यही हमको नजर आता है। 17 अप्रैल को गार्डियन अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा है कि असहमति को गैर कानूनी बना दीजिए, यानी जो आपसे सहमत नहीं उसे जेल भेज दीजिए और चुनाव जीत जाइए, तो ऐसी जीत को फिक्स करना लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है। भारत के चुनावों पर गार्डियन का मत है कि नरेंद्र मोदी के प्रचंड बहुमत से जीतने की भविष्यवाणी की जा रही है। अगर वे जीत भी जाते हैं तो भारत के लोकतंत्र की बड़ी हार होने जा रही है। मुकदमों के नाम पर विपक्षी नेताओं को जेल में डालना केवल संयोग नहीं हो सकता है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मोदी का विरोध करना खतरनाक हो चुका है। 2 अप्रैल के फाइनेंशियल टाइम्स में संपादकीय छपता है जिसका शीर्षक है मदर ऑफ डेमोक्रेसी अच्छी हालत में नहीं है। 17 अप्रैल को मुरादाबाद की रैली में अखिलेश यादव भी संविधान बदलने की बात दोहराते हैं। जब हम लोग नारा सुनते हैं, बीजेपी के लोग जब ये बात कहते हैं कि 400 पार, और जब उनके तमाम नेता जो देश के कोने कोने में हैं उनके स्टेटमेंट जब आते हैं तो लगता यह है कि 400 पार का ये नारा इसलिए दे रहे हैं कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं। जो लोकतंत्र हमें मिला है, न जाने कितने हमारे हिंदू मुस्लिम सिख भाई जिन्होंने मिलकर के आजादी दिलाकर के कुर्बानियां देकर के हमें लोकतंत्र दिया, और सच्चाई तो यह है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र अगर कोई है तो वो हमारे भारत का है। इससे सुंदर अच्छा लोकतंत्र कहीं नहीं। और जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, वो संविधान ऐसा दिया है कि अगर संविधान के रास्ते पर सरकार चलेगी तो किसी भी जात धर्म का कोई भी होगा उसके साथ कभी भेदभाव नहीं हो सकता है। हम इतना जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान जो है देश का सबसे पवित्र किताब है, और उस पवित्र किताब को खत्म करने के लिए भाजपा के सभी प्रत्याशी खुलेआम बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म किया जाएगा जब मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। इस पे मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला पेश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बार बार चुनाव से बहुत परेशान हैं, तो फिर जवाब दीजिए कि विरोधी दलों की चुनी हुई सरकारों से मंत्रियों को निकलवाकर उनकी पार्टी में क्यों लाया गया, विधायकों को निकलवाकर उनकी पार्टी में क्यों लाया गया? क्या इससे चुनाव की नौबत नहीं आई? इसी समय गुजरात और हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से ज्यादातर सीटों पर वही उम्मीदवार बीजेपी से लड़ रहे हैं जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं और अपनी विधायकी का कार्यकाल बीच में छोड़कर बीजेपी में आए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने हुए विधायकों को अपनी पार्टी में लाकर उपचुनाव करवा रहे हैं और दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं कि बार बार चुनाव से देश को नुकसान पहुंचता है, एक देश एक चुनाव चाहिए। तमाम विपक्षी दलों ने इस आइडिया को ही खतरनाक बताया है, विरोध किया है। जम्मू कश्मीर में आप लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव नहीं करवा पा रहे और एक देश एक चुनाव का ख्वाब इस गरीब देश में बेच रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि कुछ नया होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा निर्णय होने वाला है। आपका बच्चा बेरोजगार है, तमाम जिलों और कस्बों के कॉलेज 3rd क्लास हैं, उनमें पढ़कर भी आपका बच्चा बर्बाद हो जाता है। इन सब को ठीक करने का कोई बड़ा निर्णय नजर नहीं आता है। संविधान बदलने का खतरा या आरोप कितना वास्तविक है, कोई भी राजनीतिक दल केवल बोलकर साबित नहीं कर सकता। आप रिकॉर्ड भी देखिए, संविधान की भावनाओं का, मर्यादाओं का पालन हो रहा है या नहीं। आपको यकीन हो जाएगा आने वाला आपका कल कैसा होगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।